Hello students, welcome to chemistry classes BSc part first in organic chemistry की फर्स्ट यूनिट आयनिक सॉलिड हमने स्टार्ट कर रखी है और टुडेज टॉपिक इज़ बॉन्ड हैबर साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लैटिस एनर्जी जो पढ़ रखी है उसमें हमने देखा कि आयन जो हैं आपस में बाइंड होते हैं और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं जिसको हम जालक कहते हैं, लैटिस कहते हैं। और ये लैटिस जो है इसको बनाने में क्योंकि आयन अनस्टेबल है और कंपाउंड जो है आयनिक सॉलिड जो है वो स्टेबल है, तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाती है। और वो एनर्जी किन किन स्टेप्स में रिलीज़ होती है, या यूँ कहें कि अगर हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1932 मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सोडियम क्लोराइड को लेकर एक्सप्लेन किया। और उसके बाद मतलब इतना डिटेल में उनका नहीं हुआ। इसके साथ ही मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हाबर, मैक्स बॉर्न एंड फ्रिट्ज हाबर दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने आपस में मिलके और कुछ पॉसिबल एनर्जीज बताई कि किस तरह से एक सोडियम मेटल, जैसे NaCl का एग्जाम्पल लेके अगर हम कहें तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस, इन दोनों से कौन कौन से स्टेप्स मतलब हम फॉलो करेंगे कि लास्ट प्रोडक्ट हमें NaCl मिले। तो उसके लिए ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया, हमें ये चाहिए, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है एंड दिस इज आल्सो इन सॉलिड स्टेट। इन सब यहाँ से यहाँ आने के बीच में देर आर सो मैनी स्टेप्स, मतलब हम डायरेक्ट वो जो स्टेप्स हैं वो हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट पॉसिबल भी नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, पहले सॉलिड स्टेट से इसे आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट करना होगा। फिर उसमें से एक एटम जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कब निकलता है इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। आयनाइजेशन एनर्जी कब होती है, इन आइसोलेटेड, यानी अकेला एक एटम हो जिस पे और कोई बाह्य बल काम ना कर रहा हो, कोई देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ आउटर मोस्ट सेल ऑफ अ एटम। तो वो जो एनर्जी है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके लिए इसको पहले आइसोलेटेड होना पड़ेगा, फ्रीली होना पड़ेगा। तो वो जो स्टेप है, जैसे इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन करें। सब्लिमेशन का मैं यहाँ S लिख दूँ तो हमें क्या मिलेगा, Na इन गैस स्टेट। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा Na+। ठीक है। फिर इसमें से हम इसको इसी तरह से क्लोरीन को क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, मतलब ये एटम फॉर्म में लाएंगे इसको मॉलिक्यूल से, ये भी गैस में होगा। और फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका आयन बनेगा। इन दोनों आयन को हम ऐड मतलब आपस में बाइंड करेंगे, तब हमें NaCl मिलेगा। मतलब ये है एक पूरी प्रोसेस। अब ये प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, मतलब इसी को समझाने के लिए पूरा बॉन्ड हैबर साइकिल है। स्टेप यही है, बात अगर इतनी समझ में आ गई तो यही है। लेकिन इसको समझने के लिए अभी एक एक स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल से लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। पढ़ा हुआ है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Na किस फॉर्म में है, सॉलिड पे। अब सॉलिड से गैस में बदलने का क्या मतलब है, सॉलिड से गैस के बदलने का मतलब है, ये सॉलिड जो है इसमें एटम एक दूसरे से क्लोजली बाइंड होते हैं। ठीक है, एटम एक दूसरे से इस तरह से बाइंड होते हैं। अब ये जो एटम है इसके चारों तरफ जितने एटम है वो सब इसको बाइंड किए हुए हैं। सपोज ये एटम है, ये भी बांधे हुए है, ये भी बांधे हुए है, ये भी और इधर भी, इस तरह से पूरा बंधा। तो हमें इसे सबको ब्रेक करना होगा। सॉरी, एक मिनट दोबारा बताते हैं। एक एटम है क्लोजली पैक्ड है, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब इस एटम को अगर हमें निकालना है तो इस एटम के चारों तरफ जितने भी अदर एटम है उसके साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अंत आणविक आकर्षण बल इसको हम हिंदी में कह सकते हैं।
तब ये क्या होगा, तब ये गैस में कन्वर्ट होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। तो इतनी एनर्जी हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, एनर्जी यहाँ देंगे। ठीक है, मतलब हमें ये चीज़ भी देखनी है कि एनर्जी कहाँ गिवन होगी और कहाँ, मतलब एक्सोथर्मिक है, कहाँ एंडोथर्मिक है। टर्म्स आपको पता है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहाँ आपको प्रोसेस के लिए एनर्जी ऐड करनी हो, दैट इज कॉल्ड एज ए एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक जहाँ प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकल रही हो। हिंदी में बोलेंगे एंडोथर्मिक को ऊष्मा शोषी और एक्सोथर्मिक को ऊष्मा छेपी। ठीक है, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। तो ये किस टाइप की होगी, ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक। इसमें हीट या एनर्जी जो है हमें देनी है। चलो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या है, सिर्फ इससे तो काम चलेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आयन में भी कन्वर्ट करना होगा। तो नाउ द फॉर्मेशन ऑफ आयन, तो हम इसको लिख सकते हैं जो सोडियम का आयनाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या होगी, आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। गैस फॉर्म में है ये, यानी कि एटम है। ठीक है ना, एटम है। अब सोडियम एटम से हमें क्या लेना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब ये आपका सपोज सोडियम का एटम है और ठीक है, ये इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये इंटरनल कोर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से बॉन्ड ऑफ, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस पर, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस बाइंड किए हुए है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। ये बॉन्ड ब्रेक करना है मतलब एनर्जी देनी है। क्या देंगे, एनर्जी देंगे। कौन सी एनर्जी देंगे, यहाँ हम इसको देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। और तब हमें क्या मिलेगा, कैटायन इन गैस फेज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ क्या दे रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं। नेक्स्ट, अभी हमने सोडियम का देखा, अब क्या करेंगे, हम क्लोरीन को ले। तो अब क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, एटम। पहले एटम बनाए ना, क्योंकि क्लोरीन किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल फॉर्म में स्टेबल होती है। तो इसको क्या करना है, इसको हमें तोड़ना है। तो यहाँ भी क्या है, क्लोरीन क्लोरीन से बंधा हुआ है, तो हमें फिर से एनर्जी यहाँ ऐड करनी है। अच्छा, ये कौन सी एनर्जी है, ये डिसोसिएशन एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, इसको डी से लिख देते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। इससे क्या मिलेगा, 2 क्लोरीन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जितनी एनर्जी हम देंगे उसका हाफ कर ले, जितनी एनर्जी हम देंगे उसका हाफ कर ले। तो हमें एक ही एटम मिल जाएगा, इसको भी हाफ कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, एक एटम। किस फेज में, गैस फेज में। अब हमें क्या करना है, इस एटम का भी आयनाइजेशन कराना है, क्योंकि हमारी तो सारी कहानी आयन से हो रही है। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, आयन्स कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन एटम। तो इस क्लोरीन एटम के आयनाइजेशन के लिए क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन देना है। इसको हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को देने में क्या करना है, जैसे ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर अगर रफली थोड़ा सा ध्यान हो, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, 3 4 5 6 7, बाकी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको देंगे, ये देखो क्लोरीन का एटम का स्ट्रक्चर, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम दें तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, मतलब अनस्टेबल ऑक्टेंट इनकम्प्लीट से कंप्लीट ऑक्टेंट जाता है। तो यहाँ एनर्जी आपको मिलेगी, यहाँ क्या होगा, एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये कौन सी स्टेप हो गई, ये एक्सोथर्मिक हो गई। ये कौन सी थी, एंडोथर्मिक। ये कौन सी थी, एंडोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ सब्लिमेशन वाली प्रोसेस कौन सी थी, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एटम, एंडोथर्मिक। तो वो सारी इसमें से हम एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ हमें एनर्जी रिलीज होगी। अभी हम एनर्जी को काउंट करेंगे, तब हम इन सब का हिसाब देखेंगे। इसलिए ये सब हिसाब रखना जरूरी है, कहाँ एनर्जी हमें चाहिए होती है और कहाँ हमें एनर्जी मिल रही है। तो ये सारा देख के चलते हैं, क्योंकि एनर्जी का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हमने क्या किया, लास्ट स्टेप पे आ गए। लास्ट स्टेप क्या है, दैट इज अ फॉर्मेशन। अब हमारे पास क्या आ गए, आयंस आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या बना सकते हैं, NaCl, यानी हमारे पास है Na+ और Cl-। इन दोनों को जोड़ के हम बना लेंगे NaCl। और यहाँ जो एनर्जी मिलेगी हमें, वो कौन सी एनर्जी होगी, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई ये तो सीधे क्या करेंगे, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आयन तो हाईली अनस्टेबल है
और मॉलिक्यूल मैंने पहले बताया हाईली स्टेबल कंडीशन है, तो यहाँ जो एनर्जी मिलेगी दैट इज़ अ लैटिस एनर्जी, उसको हम यू से डिनोट कर देते हैं। कौन सी एनर्जी मिलेगी? यू, यानी लैटिस एनर्जी। यानी हम कहाँ से चले थे? हम चले थे कि हमारे पास एक Na है सॉलिड और एक हमारे पास है Cl2 गैस। हम इसको हाफ लेके चलते हैं क्योंकि हमें इसका आधा ही मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, इससे हमने सबसे पहले स्टेप इसके साथ की सब्लिमेशन और इसके साथ हमने की डिसोसिएशन। इसमें हमने क्या किया है? एनर्जी ऐड करी है, तो हम यहाँ लिख दें प्लस और यहाँ भी प्लस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला? ये एक मिला इसका एटम, एक मिला Cl का एटम। ठीक है, उसके बाद हमने इनको एनर्जी फिर दी है, इससे हमें एनर्जी मिली है। यहाँ हमने कौन सी एनर्जी दी? आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ हमने कौन सी एनर्जी मिली? इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी। तो इसमें एनर्जी हमें मिली है, तो इसको कर देते हैं माइनस, ये हो गई प्लस। इससे हमें क्या मिल गया? Na प्लस Cl माइनस। अब इन दोनों को जोड़ के हमने क्या बना लिया? NaCl। अब हमें कौन सी एनर्जी यहाँ पे? हमें यहाँ पे मिली है माइनस U, लैटिस एनर्जी। तो ये मोटा मोटी हमारे पास एनर्जी का मिल गया कि हमें इस स्टेप में इतनी इतनी एनर्जी मिली है। अच्छा, एनर्जी किसी भी हो, फॉर्मेशन एनर्जी या चेंज इन एनर्जी की बात हम कर रहे हैं क्योंकि चेंज हो रही है ना एनर्जी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। तो चेंज इन एनर्जी क्या कहलाता है? एंथैल्पी। तो हम यहाँ निकाल ले फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो अब इसको देखो, ये माइनस में है और ये माइनस में है, बाकी ये प्लस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, ये हाफ, ये होगी हाफ, जितनी चाहिएगी उसका आधा लेंगे क्योंकि 2 क्लोरीन बन जाएंगे, इसको लिख देते हैं हाफ। ये आपका टोटल फॉर्मूला आपका मिल जाएगा एंथैल्पी फॉर्मेशन का। अब इससे आप लैटिस एनर्जी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ये सारी एनर्जी पता है तो। अदरवाइज हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया। हमने ये फार्मूला किससे डिराइव किया? हमने देखा कौन कौन सी स्टेप फॉलो हो सकती है। भाई एक NaCl का एक कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए हमें Na चाहिएगा, मतलब सोडियम चाहिएगा, Cl यानी गैस, क्लोरीन गैस चाहिएगी। तो वो ऐसे तो नहीं बनाएंगे, एज इट इज़ तो नहीं बनाएंगे, उनमें कुछ हमें एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी। क्या एप्लीकेशन करेंगे? हम उसका सब्लिमेशन करेंगे, एटॉमिक फॉर्म में लाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालेंगे, आयन बनाएंगे। ऐसे क्लोरीन का पहले डिसोसिएशन करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फिर हमें एक एनाइन मिलेगा, कैटायन और एनाइन आपस में जुड़ जाएंगे, एक लैटिस बना लेगा, ये एनर्जी निकलेंगी। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है बॉर्न हैबर साइकिल। ये क्या कहलाता है आपका? बॉर्न हैबर साइकिल। इसी पूरी प्रोसेस को अब हम इसका क्या यूज़ करें, मतलब इसका यूज़ क्या? भैया इतना लंबा चौड़ा हम पढ़ रहे हैं तो इसका एक तो यूज़ ये है कि हमें ये पता चल जाता है कि भाई टोटल लैटिस एनर्जी कितनी है। भाई अब इस फॉर्मूले में अगर हमें ये एनर्जी पता है, कोई भी एक एनर्जी पता है, तो हम बाकी एनर्जी निकाल सकते हैं। दूसरा, लैटिस एनर्जी पता होने से हम सपोज हमें लैटिस एनर्जी पता है तो हम ई निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एनर्जी, मतलब इनमें से कोई एनर्जी अगर हमें नहीं पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन तो लैटिस एनर्जी निकालना है। दूसरा जो इसका मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम ये एटम या ये मॉलिक्यूल लेके चलें, जैसे अभी NaCl तो हमें पता है, अब सपोज हम ये लेके चलें कि हम NaCl की बजाय NaCl2 बनाएं। अब बनाने से पहले हमारे पास क्या है ये पता है, बॉर्न हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग हमें ये स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी होंगी? कि भाई एक फार्मूला है और उस फार्मूले में हम अगर फॉर्मेशन डालें तो हमें उसमें सब्लिमेशन एनर्जी ऐड करनी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऐड करनी होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि Cl2 जोड़ना है तो फर्स्ट आयनाइजेशन होगा, सेकंड आयनाइजेशन, पता है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन। फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और सेकंड आयनाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयन बना है उस आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी ऊर्जा। ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कब निकलना है सेकेंड? जब एक कैटायन एक प्लस चार्ज के साथ कैटायन बन चुका है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी और फिर
इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमें ऐड करना होगा, ठीक है, तो 2 बार इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे -2 लिख दें, और माइनस लेटेस्ट एनर्जी, ये माइनस में होंगे, ये सारे प्लस में होंगे। तो हम क्या करें, एनर्जी को जोड़ दें। जैसे अगर सब्लिमेशन एनर्जी हमें पता है सोडियम की, तो वो होती है S = 108.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होती है सोडियम के लिए, दीज आर फॉर सोडियम, ये लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये सोडियम की बात हो रही है। 495.4 किलो जूल पर मोल। सेकेंड आयनाइजेशन होती है इसकी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। और फिर उसकी क्लोरीन के लिए डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज़ 241.0 किलो कैलोरी पर जूल, किलो जूल पर मोल। और लास्ट इसकी जो है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी 2 बार कैलकुलेट होगी क्योंकि 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो दैट इज़ -697, डबल हो गई। और ये इसकी हो गई लास्ट लेटेस्ट एनर्जी 2155। अब क्या करें, हम इसको लिख दें इसमें, ये सारी एनर्जी इसको 108.4 प्लस 495.4 प्लस 4561 प्लस 241 माइनस 697 माइनस 2155, और टोटल आपका आ गया 2554.6 किलो जूल पर मोल, ये आ गया। अब अगर ये प्लस में आई है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये माइनस में आए, जैसे माइनस की कैलकुलेट करके दिखाएं सिर्फ NaCl के लिए, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि पता रहे कि भाई माइनस वाले में क्या रहता है, ठीक है, जिससे आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई माइनस और प्लस का क्या मतलब इसमें ये है। तो सब्लिमेशन एनर्जी इसकी भी वही फर्स्ट, तो ये होगी 108.4 प्लस 495.4। अच्छा, ये ऐड नहीं करेंगे सेकेंड आयनाइजेशन, क्यों, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है। उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी 241.8, देन इसकी ई की वैल्यू जो है दैट इज़ कितनी है 348.5, सही है, ये ई लिख दिया मैंने गलती से, चलो, माइनस लास्ट इसकी है लेटिस एनर्जी -7543 किलो जूल। तो इसका जो टोटल हम करते हैं NaCl के लिए वो आ जाता है आपका -2155 किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये किस में आया है, माइनस में, यहाँ किस में आ रहा था, प्लस में। तो फॉर NaCl2 को बनाना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो हमारी हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी चेंज है, चेंज इन हीट एंड कह सकते हो आप, तो वो किस में आ रहा है, प्लस में, और प्लस में भी एक अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है, तो ये जो है पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, जब हमने NaCl के लिए निकाला डेल H की वैल्यू, तो वो किस में आई है, माइनस में, और अच्छा अमाउंट आया है, तो NaCl जो है वो पॉसिबल है, स्टेबल है। तो इस तरह से हम किसी कंपाउंड को बनाने से पहले ही जो एनर्जी की वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनसे हम एक कैलकुलेशन, मतलब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, सैद्धांतिक मान उसका निकाल लेते हैं कि क्या ये कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो अब ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड हैबर साइकिल है कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसको बना के देखने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे कि क्या ये बनेगा या नहीं है, स्टेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। तो ऐसे किसी भी एटम जैसे Cl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, या कैल्शियम फ्लोराइड है, तो वो CF नहीं बनाता, CF2 बनाता है। तो 2 क्यों बनाता है, क्योंकि वो एनर्जी वाला ही इसमें एक्सप्लेनेशन आएगा। तो ये है आपकी बॉन्ड हैबर साइकिल, यहाँ ख़त्म होती है। कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि स्टेप कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं, और अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये स्टेप फॉलो हो रहे हैं, यही है बॉन्ड हैबर साइकिल।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।